नमस्कार, मैं नगेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं राष्ट्र नजरिया न्यूज़ में। इस वक्त एक ऐसे दो भाइयों की जोड़ी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि रुद्रपुर से बिलोंग करते हैं और फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपना सफ़र जो है तय किया है। और उनका सफ़र कैसा रहा, इनसे बात हमारे साथ दीपक जी हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ है चंदन गौतम जी। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करता हूं। इनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय नजरिया न्यूज़ को। और इधर इस तरफ हमारे साथ दीपक जी हैं, उनसे बात करेंगे कि जो इस फिल्मी दुनिया का सफ़र कैसे तय हुआ, जो इनका संघर्ष रहा, वो उनसे बात करेंगे। दीपक जी, तो आपका जो सफ़र था कैसा रहा इस फिल्मी दुनिया में? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय नजरिया न्यूज़ का कि आप लोग मेरे पास आए, और बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई। वैसे तो लोग आपको नागेंद्र जी के नाम से जानते हैं, लेकिन आप तो हमारे राज भाई हैं। और दूसरा विशेष रूप से जो धन्यवाद है वो अमन भाई का है, जो राष्ट्रीय नजरिया न्यूज़ के संपादक हैं। और विशेष रूप से मैं पहले आप लोग को बधाई नहीं दे पाया, और राष्ट्रीय नजरिया न्यूज़ के ओपनिंग की बहुत बहुत आप लोग को बधाई, जो कि लेट है। अब उसके बाद यहाँ चंदन गौतम जी उपस्थित हैं, जो मेरे छोटे भाई हैं। तो आपके मंच के माध्यम से चंदन जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। आपने जैसे कहा कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत हम रुद्रपुर में ही, क्योंकि होम टाउन मेरा रुद्रपुर है और हम रुद्रपुर में ही अभी भी उपस्थित हैं। तो रुद्रपुर से ही शुरुआत हुई। पहली बार क्लास 9 में था, तो मुझको लगा कि इस फील्ड में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि टीवी सीरियल देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन थे। और हमने पिताजी से अपने जब मैंने बातचीत की कि पापा मुझे एंटरटेनमेंट फील्ड में जानना है या आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, तो उन्होंने कहा कि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे। एक मापदंड दिया कि आप बीएससी और एमबीए कंप्लीट कर लोगे तो आप फ्री हो मेरी तरफ से कुछ भी करने के लिए, चाहे वो फिल्म लाइन क्यों ना हो। तो बहुत ज़्यादा तो घर वालों का सहयोग रहा। तो जैसे मैंने 12th किया और बीएससी में आया, तो मैंने जो हमारे सो कॉल्ड सीनियर्स हैं आसपास के, उनके पास गया और इनसे कहा कि बतौर एक्टर आप मेरे को कुछ काम दीजिए। तो वो हाँ तो करते थे, लेकिन जैसा आपको भी पता है, आप भी इस लाइन से ही, आपने भी काफ़ी समय मुंबई में रहे हैं, कि लोग हाँ करने में देर नहीं लगाते हैं, लेकिन वो उम्मीद इतनी बड़ी हो जाती है कि उम्मीद 5 साल 10 साल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे को वो नहीं बनना था। और मैं इंटरव्यूज़ बहुत देखता था स्ट्रगलर्स का, तो उसमें भी यही था कि हमें 5 साल पहले ऐसा कहा गया लेकिन हुआ नहीं, तो वो मैं नहीं बनना चाहता था। फिर हमारा एक चैनल फिल्मी चाणक्य की शुरुआत हुई 2020 में लॉकडाउन में। और लॉकडाउन लोगों के लिए चाहे जो भी रहा हो, मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा और मेरे भाई के लिए, कि हमने फिल्मी चाणक्य की शुरुआत की और पॉडकास्ट करने लगे। और पॉडकास्ट करने से जो हमें लोग मिले, फिल्म लाइन के रिलेटेड जो लोग मिले, उनके माध्यम से मिलकर एक हमने कंपनी शुरुआत की, इसका नाम था टीएलवी फिल्म्स। और हमने शुरुआत की अपने सैमसंग गैलेक्सी J2, क्योंकि हमें कैमरे का रेंट देने के लिए पैसा नहीं होता था। तो सैमसंग गैलेक्सी J2, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई कंप्लीट की तो मेरे मम्मी के द्वारा कहने पर पापा ने दिलवाया था, तो सैमसंग गैलेक्सी J2 से हमने शॉर्ट फिल्मों की शुरुआत की। सबसे पहली शॉर्ट फिल्म थी स्मैकिया, जो स्कूल के दोस्तों के साथ हमने, और भी कई लोग थे जिनका मैं शायद अब नाम भी मेरे को पता नहीं, क्योंकि इसकी स्टोरी भी भूल गया, बहुत पुरानी बात हो गई है। तो इसमें किया, और उसके बाद लव का डी एंड रिटर्न। और पहली बार जब मैं कैमरा मिला तो वो मिला कौन है वो के माध्यम से। और उसके बाद तो डीएम साहिबा हुई, फिर सक्सेना जी हुई। तो इस तरीके से 70-80 शॉर्ट फिल्में हमने कब कर ली हमें पता नहीं चला। मेरे ख्याल से 70+ शॉर्ट फिल्म, 20 म्यूजिक वीडियो, 4 कमर्शियल एड और एक फीचर फिल्म हमने बनाई थी एनजीओ, जो MX प्लेयर और हंगामा पे स्ट्रीमिंग हुई थी, और वर्तमान में वोडाफोन और एयरटेल एक्सट्रीम ऐप पे स्ट्रीमिंग हो रही है। उसके बाद हम यहाँ से निकले और फिर पहुँच गए मुंबई। तो जब हम मुंबई पहुँचे तो वहाँ सफ़र शुरू हुआ। तो ये जो सारी फिल्में थी ये यहाँ करी थी जी, उत्तराखंड में रहते हुए, रुद्रपुर रहते हुए, उत्तराखंड की हसीन वादियों को कैप्चर करते हुए, नैनीताल, भीमताल, भवाली, मुक्तेश्वर, काठगोदाम, रुद्रपुर, कालीनगर, दिनेशपुर, चंडीपुर, ये सब मिला के हमने 70+ शॉर्ट फिल्म्स की, जिसमें से 10 शॉर्ट फिल्म्स ने फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता, जिसमें से 6 शॉर्ट फिल्म्स मेरी ऐसी थी जिन्होंने इंटरनेशनली अवार्ड जीता। और इंटरनेशनली उन्होंने अवार्ड जीता, मतलब कि कई देशों को मिलाकर। और फिर उसके बाद एनजीओ और अब वर्तमान में। तो हमारे साथ चंदन जी से बात करेंगे कि इनका जो जिस तरीके से ये फिल्मी लाइन में है। तो चंदन जी, आप फिल्म लाइन में क्या सोच के आपने अपने भाई के साथ कैसे कदम रखा कि फिल्म में क्या आपको रोल करना है, या आपको किस काम को लेकर के आप इस लाइन में आए?
भैया को लेकर सबसे पहले तो हमारा इंटरेस्ट ही सेम था, और इंटरेस्ट सेम होने के पीछे का रीज़न है, मुझे ऐसा लगता है जेनेटिक रीज़न है कि मतलब मेरे दादाजी फिल्में देखने में बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, अभी भी हैं, उस टाइम भी थे। तो वो उस टाइम एक दिन में 3-3 शोज़ देख लिया, उस टाइम में शोज़ चलता था ना कि 9 से 10, 10 से 12 वैसा, तो शोज़ देखते थे वो भी। तो जॉब पे गए, जॉब के बाद से फिर शोज़ देखने चले जाते थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ से फिर जेनेटिकली हमारे अंदर वो आया है, मेरे को लगता है फिल्म का जो फिल्म होने की बीमारी है जो कह सकते हैं, वो जेनेटिकली आया हुआ है हमारे अंदर। और दूसरा हम लोग टीवी बहुत देखा करते थे, भैया और मैं दोनों बहुत ज़्यादा टीवी देखते थे। शाम को बैठ गए या दोपहर में बैठ गए, तो दोपहर से रात के 1-2 बजे तक फिर हम टीवी देख रहे हैं। जब मैं 7th-8th में हुआ करता था, या उससे भी छोटी क्लास में मेरे को लगता हुआ करता था, भैया 9-10 में होंगे, मैं उससे भी छोटी क्लास में था। तो उस टाइम हम लोग टीवी बहुत देखते थे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट वहीं से पैदा होने लगे कि अच्छा ठीक है, एक्टर कोई चीज़ होती है, डायरेक्टर कोई चीज़ होती है, सारी चीज़ें पता लगने लगी वहाँ से धीरे धीरे कि अच्छा अब इस फील्ड में जाना है, ये फील्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहला डिसीजन भैया ने लिया था कि इस फील्ड में जाना है, और उन्होंने ही मम्मी पापा को बताया सबसे पहले कि मतलब मुझे एक्टर बनना है और ऐसा 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 है। और फिर मेरा भी इंटरेस्ट फिर वहीं से आ गया था पीछे पीछे, फिर वहाँ से मैं भी इस लाइन में आ गया। और आप जैसे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले क्या बनने निकले हुए थे, तो सबसे पहले बनने तो भैया और मैं दोनों एक्टर ही निकले थे। और उसके बाद फिर जब मैं अपना पाथ ढूंढते ढूंढते कि कहाँ क्या करें क्या नहीं करें, फिर एक्टिंग में तो देखो हमारे देश में एक्टिंग में काम मिलना बहुत मुश्किल है, और खास करके जो मेल एक्टर्स हैं उनके पास काम नहीं होता है हमारे पास। तो फिर एक्टिंग को अपना जरिया मतलब ऐसा क्योंकि मुश्किल है कि मिलना मुश्किल है, और मेल्स को क्यों, मतलब फीमेल्स को मिल जाता है काम? फीमेल्स को, उनको भी ऐसा, उनके लिए भी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है उनके लिए स्ट्रगल नहीं है, लेकिन फीमेल्स कम है इस इंडस्ट्री में। और ये मतलब मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा, जो डोमिनेट कर रखा है इस इंडस्ट्री में मेल्स ने कर रखा है। अब फीमेल आई है, अब इस एरा में फीमेल आ रही है। जिस टाइम हमने सोचा था उस टाइम फीमेल्स नहीं हुआ करती, उस टाइम बहुत कम फीमेल्स हुआ करती है। और इसी बात पे मैं आपसे बाद में बात करूँगा, पहले आपसे बात करता हूँ कि आप इसी बात को आप बताइए कि जैसे चंद्रन ने कहा कि मेल्स को जो काम इसमें बिल्कुल मुश्किल है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल है तो इसका मतलब फिर तो लोग यहाँ से बहुत सोच के निकलते हैं कि हमें तो फिर उनको जाना बेकार है। नहीं, जाना देखिए बेकार नहीं है। चंदन ने बहुत एक स्पष्ट बात कही कि मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पे लोग बैठे हैं वो नए लोगों पर एंट्री नहीं चाहते हैं। और मुंबई अगर 10 लड़के जाते हैं संघर्ष करने ना, तो लड़कियां सिर्फ 2 जाती हैं। तो जहाँ 10 और 2 का रेशियो रहेगा तो 2 को काम मिलना आसान होगा, लेकिन वहाँ भी तो सिर्फ 2 ही लड़कों को काम मिलेगा ना, तो 8 लड़के तो निराश होकर घर लौटेंगे। और उन 8 लड़कों में भी ऐसा हो सकता है कि सारे लोगों का ध्येय और जो लक्ष्य है उतना अडिग ना हो जितना अडिग होना चाहिए। जिनका अडिग होता है वो तो सक्सेसफुल हो जाते हैं ना। तो ये है, तो मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, और लड़कियों के पास और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं जिनके माध्यम से ऊपर तक पहुंच जाते हैं। लड़कों के पास वो रास्ते नहीं है, वो आप समझ रहे हैं। मतलब एक्टिंग लाइन में जो मुश्किल है जी, लेकिन एक्टिंग लाइन को छोड़ के जी बहुत सारे काम है फिल्म में, तो वो आसान है। हाँ, मतलब एक्टिंग से तो आसान है। मतलब अगर मेरे को डायरेक्टर बनना है तो मैं पहले असिस्टेंट में लग जाऊँगा, TCR एडी हो सकता हूँ, कॉस्ट्यूम एडी हो सकता हूँ, या कुछ भी। सीरियल है, वेब सीरीज है, फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्में हैं, वेब सीरीज, मतलब तमाम चीज़ें हैं जो आज शूट हो रही है ना। तो आपको डायरेक्टर बनना आसान है, आप असिस्टेंट बनिए, असिस्टेंट के बाद कोई ना कोई प्रोड्यूसर मिल ही जाता है, फिर आप उसको कन्विंस कीजिए, और आप बड़ी फिल्म नहीं बना पाएंगे लेकिन शॉर्ट फिल्मों का एक डायरेक्टर बन सकते हैं, है ना, राइटर बन सकते हैं। लेकिन वहाँ अगर एक्टर को देखा जाए तो एक्टर का संघर्ष मुझको मतलब बड़ा लगता है, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है, बाकी मुझको नहीं पता, लेकिन मेरे लिए पर्सनली मुझको बड़ा लगता है एक्टरों का संघर्ष डायरेक्टर, राइटर, क्रिएटिव और जितने DOP से इन सबके मुकाबले। चलिए, ये तो मुंबई की बात थी। जो आपने रुद्रपुर में शूट किए थे उसमें जैसे कि अभी आप एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं जी, राइटर काम कर रहे हैं, तो यहाँ रुद्रपुर में आपने कोई रोल प्ले किया है ऐसा कुछ? देखिए, रुद्रपुर में देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि हम एक्टर बनने निकले थे और बिल्कुल छोटे भाई चंदन को, लेकिन जब मेरे को ये चीज़ें समझ में आ गई, हम दोनों को ये चीज़ें समझ में आ गई कि हमें एक्टिंग में तो कोई काम नहीं देने वाला, चाहे उसके जो भी रीजन हो, एक्टिंग में संघर्ष ज़्यादा हो, हमारा सकल। मतलब आपने संघर्ष किया था? हाँ, मतलब संघर्ष कितना टाइम लिया था लमसम? नहीं, मतलब हमारे अंदर ऐसा है जब आप समझ गए थे वैसे ही जेनेटिक प्रॉब्लम है। मतलब मैं किसी के पास 2 बार जाऊँगा तो मैं 2 बार में समझ जाता हूँ कि अगर ये काम नहीं दे सकते तो फिर वो चीज़ हम क्रिएट कर देते हैं, ऐसा है प्रॉब्लम। मैं एक्टिंग के लिए जब यहाँ से सो-कॉल्ड सीनियर से उनके पास गया था, जब उन्होंने मतलब मना कोई नहीं करता ना किसी को कि डायरेक्टर को कोई किसी को मना नहीं करता, काम नहीं देगा, वो बहाना बनाते हैं। तो जब पता चल गया बहाना बना रहे हैं तो फिर खुद को एक्टर बनाता, और जब खुद को एक्टर बनाता तो फिर TLC बना, जब TLC बना तो खुद डायरेक्टर होगा, जब खुद डायरेक्टर होगा तो खुद एक्टर भी होगा। तो ये जस्टिस सिचुएशन था, लेकिन बाद में समझ में आने लग गया
कि जो सुकून, जो मजा है ना, वो डायरेक्शन में और राइटिंग में अपना पाथ ढूंढ रहा, रास्ता ढूंढते, तो रास्ता जब ढूंढने की कोशिश में लगे तो पता लगा कि जो मजा राइटिंग में और डायरेक्शन में आ रहा है वो मजा एक्टिंग में नहीं आ रहा। वो कहना ये है कि जो मजा कैमरे के आगे नहीं है वो पीछे है। पीछे आ रहा था तो वो बहुत करने सारे लगे। लेकिन ये भी सच है कि हम बाय बर्थ बाय बॉर्न एक्टर हैं, एक्टिंग हमसे छूटेगी नहीं। हो सकता है अपनी फिल्मों में छोटा रोल करेंगे जरूर। तो यहाँ मैंने बोला था रुद्रपुर में आपने कोई रोल किया था खुद आपने, जैसे कि आप जो रुद्रपुर में शूट किए थे उसके लिए आपने कहा कि आपने रोल कोई किया था? हाँ, मतलब अब कौन है, मतलब मैं आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं समझ गया हूँ। और मैंने जितनी शॉर्ट फिल्म है लगभग 70 में से 50 में तो मैंने एज एन एक्टर या लीड एक्टर किया है जो हम करते थे। और प्रिपरेशन जो बात है तो एक मैंने किया था जो मतलब जिसके लिए मतलब मेरे को प्रिपरेशन करना पड़ा। हमने गाना किया था, सुनता है वो, उसके लिए बाकायदा मैं 3-4 महीने बाल बढ़ाए, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई और फिर हमने गाना किया सुनता है वो। और ये जो आपका फ्लाईओवर है तो हम रात में शूट कर रहे थे 12 बजे और पुलिस की गाड़ी आ रही है, बैन आ रहा है, लेकिन किसी की ये पता नहीं क्यों किसी ने पूछा नहीं, हिम्मत नहीं हुई, क्या मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन हम बाकायदा कैमरा और लाइटिंग लगा के अपनी टीम के साथ शूट कर रहे थे और हम भागते हुए आ रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा। पुलिस वाले भी कहीं निकल के गए और भी लोग भी कहीं गए, तो उसके लिए मेरे को टफ टाइम देना पड़ा। मतलब एक म्यूजिक वीडियो के लिए हमने 3 महीने प्रिपरेशन किया है। और मेरे को पहले बिलीव नहीं होता था कि एक्टर कहते थे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग जोन में जा रहा हूँ। यहाँ से बिलीव हुआ था कि एक्टर प्रिपरेशन करते हैं, अपने जोन में जाते हैं। वही जोन था मेरे लिए जो 3 महीने मुझे दाढ़ी बढ़ानी पड़ी, बाल बढ़ाने पड़े, वो शराबी का लुक देना पड़ा। तो ऐसा होता है। तो दीपक जी आपका जैसे कि आप मुंबई में है, मुंबई में आपका आशियाना जो है उसके बारे में बात करते हैं कि आशियाना आपका कहाँ पर है मुंबई में? आशियाना देखिए, जो भी संघर्षरत व्यक्ति मुंबई में पहली बार पहुंचता है तो मुझको लगता है कि वो वर्सोवा जाता है। बिल्कुल। तो वर्सोवा 2 पार्ट में डिवाइड है, वर्सोवा और वर्सोवा विलेज। ऐसा नाम से लग रहा होगा कि वर्सोवा विलेज मतलब गांव, ऐसा नहीं गाँव, है। बिल्कुल गांव नहीं है, वो फ्लैट सिस्टम होता है। और मुझे नहीं पता उसे, हो सकता है पहले वो गांव रहा हो इसलिए वर्सोवा विलेज कहते हैं, मुझे नहीं पता वहाँ की हिस्ट्री क्या है, लेकिन फ्लैट सिस्टम है पूरा। तो कुछ लोग वर्सोवा विलेज में रहते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर वर्सोवा में रहता हूँ। और मैं और मेरे भाई हम दोनों वहाँ पे रह रहे हैं, उस काम में परस्यू कर रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पास रहने के रीजन ये है कि ज़्यादातर जो फिल्म लाइन का काम होता है अंधेरी वेस्ट में होता है। और अंधेरी वेस्ट का मतलब क्या है, आरामनगर में आपके ऑडिशंस चलते हैं, सारे कास्टिंग हाउसेस वहाँ पे हैं। और वर्सोवा वहाँ से पास है। और उसके बाद आप लक्ष्मी दृष्टि जाते हैं, इन्फिनिटी मॉल जाते हैं, सिटी मॉल जाते हैं, उसके बाद यशराज और टी3 और जितने प्रोडक्ट्स सब अंधेरी वेस्ट में। तो मेरे लिए जो प्रेफर है, क्योंकि बाकी जगह से जो रेंट सही है, सस्ता है, वो वर्सोवा में है। और उससे भी ज्यादा सस्ता चाहिए तो मड में चले जाओ, उससे ज्यादा कोई बेस्ट जगह नहीं है, क्योंकि वो सुकून बहुत ज्यादा है। तो आप जो अभी रिसेंटली में आप ऐसी कोई मूवी कर रहे हैं या आपने करी है, रिलीज होने वाली है या ऐसा कुछ? हाँ, मतलब ये भाई जी, हेलो ब्रदर, प्लीज इसे उठाइए ना। जैसा कि ये देखिए आप, ये है क्लैप बोर्ड, यहाँ दिखाइए क्या? हाँ ये है क्लैप बोर्ड। और ये है देखिए टेलवे, पूरा इसको करके दिखाइए किस तरीके से शूट जब वहाँ पे होता है तो शूट किस तरीके से इसको कैसे करना मैं पड़ता बता है। रहा हूँ, ये टेलवे फिल्म एंड संतोष फिल्म ने प्रेजेंट किया था तितली को। दिख रहा है डायरेक्टर दीपक गौतम, चंदन गौतम। तो दीपक गौतम हो गया, चंदन गौतम मेरा भाई, डायरेक्टर पार्टनर। और ये मूरा शॉर्ट फिल्म 15 तारीख को हमने शूट किया था, है ना। तो ये पूरा क्लैप सिस्टम है ऐसे। बाकी मैं कहता हूँ चंदन एक बार डिटेल में डिफाइन कर दो थोड़ा सा क्लैप को। हाँ, अगर क्लैप को देखा जाए तो इसको बेसिकली हम यूज करते थे, क्लैप को हम बेसिकली यूज करते थे ताकि एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब एडिटर इसको एडिट करे तो वो साउंड अच्छे से मैच कर पाए और साथ ही में उसको सीन पता चल पाए जल्दी, क्योंकि एडिटिंग के लिए टाइम इतना नहीं होता है, क्योंकि एडिटिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो सीन उसको पता चल जाए और शॉट पता चल जाए कि टेक ओके है कि टेक ओके नहीं है और कौन सा सीन और कौन सा शॉट है। बेसिक इसका रीजन ही होता था। तो जैसे अगर क्लैप को हम ऐसे करते हैं ना, इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो जब वो साउंड लेवल वहाँ दिखता है तो वहाँ पे ग्राफ ऐसा बना हुआ था एडिटिंग टेबल पे, कि वहाँ पे जो ग्राफ दिखता है और उसका जो साउंड का ग्राफ होता है, जो साउंड अलग से साउंड अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। तो कैमरे से रिकॉर्डेड साउंड और जो ऑडियो अलग से रिकॉर्ड किया है, उसके लेवल को मैच करने के लिए अगर वो लेवल वहाँ दिख जाता है कि हाँ दोनों एक साउंड एक साथ आ रहा है, तो उसके ऊपर एक के ऊपर लेयर पर रख दिया और वो साउंड इजीली मैच हो गया। तो एडिटर की इजी करने के लिए एडिटर की एडिटिंग को तब ये क्लैप का यूज किया जाता है और वहाँ पे दिख जाता है ऊपर ही कि सीन नंबर कौन सा है, शॉट नंबर कौन सा है, टेक ओके है कि ओके नहीं है, टेक नंबर कौन सा है, तो उसको लगाना है कि नहीं लगाना है। तो जस्ट एडिटर के वो पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ये इजी है हाँ एड करने के लिए, हाँ एडिट के लिए फिर ये इजी हो जाता है। मतलब देखिए जब आप डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या डायरेक्शन फील्ड में वहां जाते हैं ना, सबसे पहले आपको टीसीआर रेडी का जॉब मिलता है। और सबसे अच्छी जॉब ये भी है
क्योंकि यहाँ से अर्निंग शुरू हो जाता है हाँ। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। तो कितना इसका पर डे का कितना मतलब रहता होगा? 1000 रुपए से 1500 रुपए मिल जाता होगा अच्छा प्रोडक्शन हाउस में। तो एज ए टीसीआर एडी काम किया ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैंने एक सीरियल किया था स्टार प्लस के लिए। तो शुरुआत में हम यहाँ के स्टार थे ना, मुंबई के स्टार नहीं थे। तो शुरुआती संघर्ष के दिनों में मैंने 2 जगह एज ये क्लैप एडी भी काम किया और टीसीआर एडी भी किया। तो टीसीआर एडी और क्लैप एडी मिलना आसान है, क्योंकि उसके लिए तजुर्बे की जरूरत नहीं होती है। वो तो एक बार गाँव जाओगे बता देंगे, आप ऐसा करते रहिए। तो ये जो क्लैप एडी है इसको भी 1000-1500 रुपए पर डे मैंने क्या किया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए और श्रावणी सीरियल के लिए। तो ये मैं थोड़ा सा आसान है काम, तो ये सीख लो। तो मुझे लगता है अभी भी सीरियल में ही चल रहा है। सीरियल में वर्क करता है बिकॉज सीरियल में जल्दी एडिटिंग करनी होती है। फिल्मों में वर्क कम कर रहा है बिकॉज वो डिजिटल हो गया ना सारा, तो इतना यूज नहीं रहेगा इसका। तो दीपक जी ये बताइए, जो आज की युवा पीढ़ी है जी जैसे कि यहाँ से बहुत सारे सोच रखते हैं अभी भी कि हमें एक्टर बनना है जी, और उनको आप संदेश क्या देना चाहोगे कि बहुत लोगों के मन में रहता है कि हमें मुंबई जाना चाहिए, अगर वो जाएं भी तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे, किस तरीके से उनको जाना चाहिए जो उनके लिए आसान रहे? देखिए भाई, सबसे पहला सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, उसमें सबसे पहले तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका ध्येय है, टारगेट है, वो बिल्कुल सेट होना चाहिए। लोग बोलते हैं ऑप्शन बी होना चाहिए, मेरा सिर्फ एक ही मानना, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एक ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप कुछ बनना चाहते हो। जब आपके पास ऑप्शन ए वो रहेगा तो ऑप्शन ए से जब डगमगाए तो ऑप्शन बी भी आपके पास वही है। तो आपको पता है कि उसके अलावा आपको ना कुछ आता है ना कुछ कर सकते। आप अपनी शादी के बारे में बताइए कि आपकी शादी हो चुकी है या अभी नहीं हुई है? इट्स कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन आज तक मैंने ये बोला था और ये लोग बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। जरूरी भी है और मतलब मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, ये बिल्कुल फैक्टफुल है कि आई एम मैरिड और मैं शादीशुदा हूँ। ये बोला था और मतलब ये बात बहुत दिन से थी, सब असमंजस में थे और लोग पूछते थे, मैं बोलता था इट्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन राइट नाउ आई एम मैरिड और मैं जिनके साथ मैरिड हूँ उनका नाम है एनी गौतम, बिकॉज हमारी टीममेट भी हो, सब जानते हैं उनको, मेरे को लगता है। तो जो आपकी लाइफ पार्टनर है वो इसी फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई है या वो इनसे हटके हैं? नहीं, वो पहले जब हम लोग मिले थे तो उस समय मेरे दिमाग में तो ये था कि मुझको ये करना, उस समय उनके दिमाग में ये नहीं था। और वो इस समय इसी फील्ड में है, वो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने लगभग 70 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स की हैं। एनजीओ में वो थी, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ के कारण वो तितली में नहीं आ पाई हैं और भविष्य में भी बहुत सारी फिल्मों में, शॉर्ट फिल्म में, म्यूजिक वीडियोस में वो दिखेंगी, इससे पहले भी वो दिखती रही हैं। तो इतना सा है। और ये बात भी सच है कि मैं खुद तो डायरेक्टर बनना चाहता था अपने एक्टर बनने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को एज एन एक्ट्रेस लॉन्च करने के लिए भी मुझे डायरेक्टर बनाया है पुश कर करके, क्योंकि मैं उस समय जिन डायरेक्टर को अप्रोच कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कुछ सर्टेन अमाउंट मांगा था। उन्होंने बोला कि मैं डायरेक्टर तो कर दूंगा लेकिन इसे प्रोड्यूस कौन करेगा, प्रोड्यूस के लिए पैसा कौन लगाएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब उसको ही पैसा देना है तो तुम खुद ही बन जाओ डायरेक्टर। और इतना तो वो जानते इतने कि मुझे नॉलेज है। तो फिर हमारा एक टीम बना, टेलो फिल्म्स बना, चंदन, मैं, वो, और हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। जितना मैं और चंदन इस कंपनी को खड़ा करने में हम लोग जिम्मेदार हैं, उतना ही बराबरी के जिम्मेदार वो भी हैं। वो हमेशा पुश करते रहती है, मोटिवेट करते रहती हैं, और मैं कहीं डिगमगाता हूँ तो आगे खड़ी हो जाती है कि नहीं ये करना है। तो जितना अहम रोल, हम फाउंडर मेंबर में 2 लोगों का नाम आता है, लेकिन वो बोलते हैं साइलेंट फाउंडर, तो साइलेंट फाउंडर है जिनका नाम भले ना आए लेकिन टेलो फिल्म्स बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। तो इसका मतलब इसको तो अरेंज मैरिज तो कह नहीं सकते, कहने नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब आपने इतनी बड़ी बात बता दी है कि साथ में काम भी करा है तो इसका मतलब आपकी लव मैरिज है। आज सारी पोल खुलवा के रहेंगे अमन भाई, राष्ट्रीय नजरिया न्यूज आज सारी पोल खुलवा के रहेगा। हाँ, ये बात सच है, मेरी लव मैरिज हुई थी और हम लोग लगभग 1.5 साल रिलेशनशिप में रहे और उसके बाद मेरे को लगता है 2017 में से मैं मैरिड हूँ और लगभग 3 साल ये बात किसी को पता नहीं चली और 4-5 साल पता नहीं चली, फिर 1-2 लोगों को पता चलना शुरू हुआ। तो फिर मैंने उस समय अवॉइड किया, क्योंकि हमारा जो लाइन है, जो हमारा काम है, उसमें मैं ये एक्सेप्ट कर पाना भी ना, क्योंकि मैं एज में बहुत छोटा हूँ, आज भी 25 साल का हूँ, तो ये एक्सेप्ट कर पाना कि मैं 18 साल में शादीशुदा था, मतलब आप समझ रहे हैं। लेकिन आज परिस्थितियाँ कुछ और हैं, क्योंकि मैं दूसरी फिल्म बना चुका हूँ, तीसरी की तैयारी कर रहा हूँ और घर में सब कुछ चकाचक और मस्त चल रहा है, घर वाले सब खुश हैं, रिश्तेदार सब खुश हैं, खुश हैं और मैं तो बहुत खुश हूँ। इस लाइन में आए हुए आपको कितने वर्ष हो गए हैं? 2020 लॉकडाउन में फिल्में चाणक्य शुरू हुआ, 2021 से हमने शुरुआत। नहीं, उससे पहले यहाँ रुद्रपुर में काम किया था या नहीं 2020 से स्टार्ट करा? 2020 से हमने फिल्में चाणक्य शुरू किया, पॉडकास्ट करना। 2021 से हम टेलीविजन शुरू कर दिया, तो 2021 से एक्टिव हम लोग। इतनी जल्दी
इतनी फिल्में, इतना अच्छा सफर कैसे तय कर लिया? मतलब मुझको नहीं पता, मतलब चंदन गौतम, एनी गौतम और मेरे माता पिता का सहयोग, दोस्तों का सहयोग और फिल्मी चाणक्य से जो भी लोग जुड़े, उन सभी तमाम लोगों का सहयोग है जो मुझको ये लेकर आया है। कुछ लोग की और मैं बात कर दूं, सबहात हुसैन खान एक जज साहब है हमारे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे पूरे सफ़र में। पूर्व जज रहे हैं 2021 में रिटायर हुए। और अशोक सिंह चंदोक डॉक्टर साहब लखनऊ, उनका सहयोग रहा। बहुत सारे लोगों का सहयोग है। कुछ सहयोग जो चंदन बता देंगे तो आप। चंदन जी, आप भी कुछ बताइए, आप कुछ बताना चाहते हैं? बहुत मन में लड्डू फूट रहे हैं आपके, ही बताइए कुछ। लड्डू क्या फूट रहे हैं, आज खुलासा हो गया भैया का। अच्छी बात। तो सबसे पहले क्वेश्चन उनसे होता था इस बारे में, और सेकेंडली कंफर्म करने के लिए मेरे से होता था क्वेश्चन। चलिए आज हमने ये हाँ, तो फिर उन्होंने खुद अपनी दूसरी बार मुझे कुछ कंफर्म नहीं करना पड़ेगा, वो चीज ठीक रहेगी फिर। नहीं तो अगली बार हर क्वेश्चन फिर मेरे से होता था कि चंदन आप बताओ फिर क्या है। बस आप जिसको पता करना इंटरव्यू देखो। आप जिसको पता करना इंटरव्यू देख ले। इस वक्त आप मुंबई में दोनों भाई रहते हैं, या आपकी भाभी जी भी जो धर्मपत्नी आपकी हैं वो साथ में रहती हैं? नहीं तो अब जो चंदन पे माइक घुमाया तो उसे तो पूछो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, भैया और मैं भी साथ में रहते हैं, और कभी कभी बीच में वो भी आते जाते रहती हैं, और मतलब अपने वर्क रिलेटेड आते जाते रहते हैं। वो क्या रहती है? हाँ, मोस्टली मतलब वो मुंबई भी रहती है, यहाँ पे भी रहती वो यहीं से बिलोंग करती है, रुद्रपुर से? है जी, वो यहीं से बिलोंग करती है। तो जो आगे का आपका सफर है वो अभी ऐसे ही चलता रहेगा? मेरे हिसाब से तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए, और ऐसे ही ज्यादा बेहतर है। कुछ और चेंज ना हो तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर। अच्छा, तो दीपक जी आप बताइए, कोई आपका प्लान बड़ी मूवी करने का, कोई ऐसा विचार? भाई देखो, अभी तक हौसला बुलंद है और संघर्ष जारी है। और एक और मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस जाता हूँ ना कुछ ऐसा होता है कि एक बहुत अच्छा है कि पता नहीं किसकी दुआओं का असर है मुझ पर, कि मैं डूब भी जाता हूँ तो दरिया उछाल देता है। तो जब भी कुछ गड़बड़ होने वाला रहता है तो मेरे पास मेरी फैमिली, मेरे लोग, चंदन, एनी, मेरे पास इतना सपोर्ट सिस्टम है ना कि मेरे को कहीं फंसने नहीं देते हैं। और थोड़े से मेरे अंदर की ईमानदारी भी है कि मैं किसी के संग गलत नहीं करना चाहता हूँ। और जहाँ तक बड़ी फिल्मों की बात रही, तो एनजीओ ऑलरेडी एक बड़ी फिल्म थी, तभी वो एमएक्स प्लेयर हंगामा पे आई ना भाई, और आज भी एयरटेल एक्सट्रीम और वोडाफोन पे स्ट्रीमिंग हो रहा है। और तितली भी बहुत बड़ी फिल्म है, और इसको हम सिनेमा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिनेमा के बाद तो ओटीटी पे होगी। पहला टारगेट फिल्म फेस्टिवल, दूसरा सिनेमा, तीसरा ओटीटी। तो कुछ नहीं है तो ओटीटी तो है ही ना। और उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल है, वो है। इन फ्यूचर में मेरे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करना सही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ रोज बातें हो रही हैं। तो जब तक जो चीज़ फ्लोर पे ना उसके बारे में बात करके कोई मतलब नहीं है उनसे लोग, है ना। तो दीपक जी, जैसे कि हमारे प्यारे दर्शक देख रहे हैं जी, लाइव चल रहा है, तो लोग यहाँ से कुछ जैसे मुंबई जाना चाहते हैं घूमने के पर्पज से भी, और एक्टर्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे किस्म के बंगले हैं, तो कैसे वहाँ की जो खूबसूरती उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे? देखिए, मैं रहता हूँ वर्सोवा, और मेरे लिए मुंबई का मतलब वर्सोवा ही है, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम वहाँ रहता हूँ। तो वर्सोवा बीच, आई लव वर्सोवा बीच। थोड़ा सा वर्सोवा बीच से आगे पढ़ेंगे तो जुहू बीच, वो भी मुझे बहुत पसंद है। अंधेरी वेस्ट ही ज़्यादा हम रहते हैं, तो अंधेरी वेस्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मरीन ड्राइव जाइए, वहाँ क्या सुबह का नज़ारा होता है। उसके बाद आप जुहू निकलेंगे तो वहाँ एक्टरों के घर, अक्षय कुमार का घर आपको जलसा मिल जाएगा, अमिताभ बच्चन का घर। मतलब लोग, मुझे लगता है अमिताभ बच्चन से कम प्यार करते हैं उनके घर से ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो मिलते नहीं है लोगों के घर के साथ ही फोटो खिंचवा। संडे में ये भी सुना है कि संडे के हाँ, दिन जो है बाहर पब्लिक काफ़ी खड़ी जाती है देखने के लिए। हाँ, वो जलसा के गेट पे जलसा मतलब बहुत, मतलब वो आते नहीं है सुबह 9 बजे। और उसके बाद आप अगर उधर मन्नत जाते हैं शाहरुख खान के घर, तो शाहरुख खान तो मिलते नहीं, लेकिन लोग मन्नत के साथ तब फोटो खिंचवाते हैं। इतनी गैदरिंग रहती है कि आप यकीन सोचिए कि लोग आपसे प्यार तो करते हैं, आपके घर से प्यार करते हैं, और उसके लिए लोग खड़े रहते हैं। और फिर मुंबई में आप किसी भी गली में चले जाइए, किसी ना किसी एक्टर, किसी ना किसी राइटर, किसी ना किसी प्रोड्यूसर और चैनल क्रिएटिव, सबका घर, और सारे एक्टरों का घर है। तो वहाँ तो एक आम बात है ना एक्टर की, कोई एक्टर निकल भी गया तो वो एक आम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दीपक जी, जैसे कि 2020 से पहले अगर कोई फिल्मी दुनिया में जाना चाहता था, तो उनके पास ना एक कार्ड बनता है वहाँ पे, तो उसके बिना एक, जैसे कि गोरेगांव फिल्म सिटी है, वहाँ पे एंट्री नहीं है। हाँ। तो अभी भी वहाँ पे वहाँ का क्या माहौल है कि जो कार्ड, शिवसेना हो गया, मनसा हो गया, कंबाइन हो गया, 3-4 ऐसे कार्ड, तो अभी कार्ड के बिना एंट्री वहाँ पे है या नहीं है? आपको ऐसा कुछ? देखिए, उसको बोलते थे आर्टिस्ट कार्ड, या टेक्निकल टीम कार्ड होती थी। असिस्टेंट डायरेक्टर कार्ड, राइटर कार्ड, प्रोड्यूसर कार्ड, प्रोडक्शन मैनेजर कार्ड। मैं पिछले 2 साल से मुंबई में हूँ, बिल्कुल चंदन जी भी। मुझे तो कभी देखिए कार्ड की जरूरत महसूस नहीं हुई। और पहले के टाइम पे ऐसा था कि इन लोगों का एक दबदबा था, जो यूनियन या एसोसिएशन थे।
अब ऐसा कोई दबदबा नहीं है, अब आज़ादी है। एक्टर भी जा रहे हैं, वो शूट कर रहे हैं। मैंने बतौर एक्टर भी वहाँ काम किया है, मतलब अच्छे अच्छे चैनल्स के लिए काम किया है। गोरेगांव फिल्म सिटी में गए हैं आप? गोरेगांव फिल्म सिटी में गया हूँ, वहाँ रोकते हैं, गेट पे रोकते हैं, आप जाओगे आपको रोकेंगे। लेकिन अगर आपने बोला कि जैसे मुझे इस सेट पे जाना है, तो अगर वो आपके चेहरे से कंफर्म हुए कि हाँ ठीक है यार लड़का जा रहा है, जाने दो, और उनको थोड़ा संदिग्ध जैसा महसूस हुआ या आप बिल्कुल नए लगे, तो कहते हैं किस प्रोडक्शन में जा रहे हो, प्रोडक्शन मैनेजर से हमारी बात करा। तो हमने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन कर दिया, तो प्रोडक्शन मैनेजर बोला कि हाँ इस सेट पे आ रहे हैं या इस बंगलों में आ रहे हैं, तो बात खत्म हो जाती है वहाँ। तो ऐसा आपका कहने का मतलब वही है कि अगर या तो जो अंदर बंदा आपका सेट पे है कोई, हाँ वो कंफर्म करे, हाँ उनसे बात मतलब, या आप रेगुलर जा रहे हैं तो उनको पता चली जाता है कि ये काम करता ही है, तो वो कुछ है नहीं। और आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने कहा कि जैसे वहां पे प्राइम फोकस है कोई, मतलब एक स्टूडियो है, तो आपने कहा कि मैं प्राइम फोकस में जा रहा हूँ शूट करने। भाई साहब आप उनको बेवकूफ इसलिए नहीं बना सकते कि प्राइम फोकस में जिस दिन शूट होता है तो ऑलरेडी उनके पास लिखा होता है कि आज प्राइम फोकस में इस चीज की शूटिंग चल रही है, तो वो मिला लेते हो, पूछते प्राइम फोकस में शूट चल रहा है। आपने बोला कपिल शर्मा शूट चल रहा है, कपिल शर्मा शो का, तो वहाँ लिखा होता है एंट्री के कपिल शर्मा शो का शॉट 7 से 11 है, और वहाँ ऑलरेडी प्रोडक्शन मैनेजर का नाम या टीम का नाम लिखा है। अब आप किसी और का नाम लेंगे तो आप पकड़े जाओगे ना तुरंत। बिल्कुल जेनुइन आदमी का नाम लोगे, वो तुरंत देख लेते कि क्या आपने बोला सपोज कि परवीन, तो उन्होंने देखा परवीन, तो उनका प्रोडक्शन मैनेजर किया परवीन, तो समझ गए कि इसका मतलब इसे नॉलेज है तभी बोल रहे हो, तो वो उतना समझ जाते हैं। और आप हेजिटेट होंगे तो वो कंफर्म करवाएंगे, फिर वो चीजें होती है, फिर वो। चलिए दीपक जी, कोई आपकी और बात अपने मन से कुछ कहना चाहते हो? फिलहाल टाइम भी काफी हो चुका है, और कुछ आप कहना चाहते हैं? मन से क्या, लगे रहो, काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो, बस इतना ही है। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ दीपक जी थे, चंदन जी थे। ऐसे ही और भी शख्सियत से आपको मिलाते रहेंगे, तो आप ऐसे ही बने रहिए राष्ट्र नजरिया न्यूज़ के साथ। मैं नगेंद्र सिंह, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।